Good morning, class. Myself Cheetal Jatt and I am your social science teacher. एंड आज अपन ज्योग्राफी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, संसाधन एवं विकास। ठीक है, जिसमें इंग्लिश में बोलेंगे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर्स है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर का नेम है संसाधन एवं विकास, सेकेंड है वन एवं वन्य जीव संसाधन, थर्ड है जल संसाधन, फोर्थ है कृषि, फिफ्थ है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, सिक्स्थ है विनिर्माण उद्योग, सेवेंथ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखाएं। तो अपन आज इसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, संसाधन एवं विकास, मतलब रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो संसाधन एवं विकास से आपको क्या समझ में आता है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट से इस चैप्टर में सबसे पहले क्या लिखा है, अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, देन मैं आपको डायग्राम से क्लियर करती हूँ। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। उसे क्या बोलते हैं? हम एक रिसोर्सेस है। मतलब हमारे पर्यावरण में हर एक प्रत्येक वस्तु जो है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे लिए प्रयुक्त की गई हुई, मतलब हमारे लिए दी गई है हमारी नीड के अनुसार, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ठीक है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है उसको, और वो क्या है? एक संसाधन है। संसाधन मीन्स क्या होता है? रिसोर्सेस। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? मानव। मानव को क्या, इधर संस्थाएं भी चाहिए। ठीक है, प्रकृति भी चाहिए, मीन्स नेचर। नेचर भी चाहिए, और क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी। इस तरीके से डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं के मध्य अंतर्संबंध, मतलब इसके बीच में क्या क्या मतलब रिलेशनशिप होता है, इस तरीके से आपको ये क्लियर हुआ है। ठीक है, अब अपन एक डायग्राम से समझते हैं संसाधन के, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, संसाधन मीन्स रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, सेकेंड क्या होता है इसका टाइप? मानवीय, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस। फर्स्ट क्या हुआ? प्राकृतिक, एंड सेकेंड क्या हुआ? मानवीय रिसोर्सेस। प्राकृतिक के 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। वो क्या होते हैं? नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेस और अनरिन्यूएबल रिसोर्सेस, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अब नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य क्या होता है, ये मैं आपको पहले क्लियर करती हूँ। पहले अपन इधर का लिख लेते हैं। मानवीय के भी 2 टाइप होते हैं, मीन्स ह्यूमन, जो हम खुद है। ठीक है, एक संरचनाएं, एक संस्थाएं, एक मात्रा है गुणवत्ता। ठीक है, इसके आगे का मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ। प्राकृतिक, नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर से मिले हुए हैं, प्रकृति से मिले हुए हैं। जिस तरीके के एग्जाम्पल में पेड़ पौधे ये हमें प्रकृति से मिले हुए, नदियाँ ये हमें प्रकृति से मिली हुई, ये सब हमारे क्या हुए? नेचुरल रिसोर्सेज हुए। मानवीय रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? जो ह्यूमन ने खुद बनाया है, जैसे ट्रेन है, ठीक है, जैसे रोड है, ये सब क्या हुआ? हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हुए।
उसमें प्राकृतिक में नवीकरण योग्य क्या हुआ? नवीकरण योग्य मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। नवीकरण योग्य क्या हुआ? जैसे पवन है, जल है, मतलब एयर है, वाटर है, ये सब क्या है? प्राकृतिक रूप से नवीकरण योग्य है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नवीकरण योग्य मतलब ये होता है जो हम वापस से ला सकते हैं, ठीक है। जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है। जिस तरीके से एक टेबल है ना, वुडन की टेबल है, लोहा है, लोहे की टेबल है, लोहे की टेबल को हम गला के वापस से बना सकते हैं। जो चीज हम वापस से बना सकते हैं, वापस से ला सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नवीकरण योग्य बोलते हैं। जो चीज अनवीकरण योग्य मतलब होता है जो चीज एक बार खत्म हो जाती है तो हम उसे वापस नहीं ला सकते, बहुत समय लगेगा, 1000 लगेंगे, हजारों साल लगेंगे हमको वापस लाने में, उसे हम अनवीकरण योग्य बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे देती हूँ, ठीक है। नवीकरण योग्य का तो आपको समझ में आया। इसका अपन ये समझ लेते हैं, पेट्रोल है, डीजल है। जैसे आपने आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो जैसे आपने गाड़ी चलाई, आपका जो 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया, उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो खत्म हुआ उसके बाद वापस से डलवाना पड़ेगा। वो तो जो खत्म हो गया, उसको जो खत्म हो गया पेट्रोल, उसको अपन वापस थोड़ी ला सकते हैं उस गाड़ी में, वो तो दूसरा ही डलवाना पड़ेगा। तो जो चीज खत्म हुई, जिसे हम नहीं ला सकते, उसे हम अनवीकरण योग्य बोलते हैं। नवीकरण योग्य जिसे हम वापस रिन्यूड कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, वापस बना सकते हैं उससे कोई चीज। उसे हम जैसे मम्मी के, आपके गोल्ड के सिल्वर्स होंगे आपके घर पे, ठीक है, आपकी मम्मी के, तो हमें जैसे वो डिजाइन पसंद नहीं आती तो हम उसे दूसरे डिजाइन में बनवा सकते हैं, तो वो क्या हुआ? नवीकरण योग्य हुआ। पर अनवीकरण योग्य क्या हुआ? पेट्रोल है, डीजल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके जो हम अनवीकरण योग्य में देखते हैं, ठीक है। अब अनवीकरण योग्य के भी 2 टाइप होते हैं, यहाँ लिखती हूँ। फर्स्ट होता है पुनः चक्रीय, सेकेंड होता है अचक्रीय, मतलब एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल। अब पुनः चक्रीय में मतलब क्या हुआ? जैसे धातु है, मतलब गोल्ड है, सिल्वर है, मैंने आपको बताया जिस तरीके से डिजाइन है हमको नहीं पसंद, नहीं, हम वापस से उसको एग्जॉस्टिबल, मतलब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हम वापस उसको बना सकते हैं। और अचक्रीय में क्या आया? जीवाश्म ईंधन आया, ईंधन मतलब पेट्रोल आया, डीजल आया, जो एक बार खत्म हुआ हमें वापस जलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। जो प्रकृति से मिले उसे हम प्राकृतिक बोलते हैं, जो मानवीय ह्यूमन से मिले उसे हम मानवीय बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक के 2 प्रकार होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। नवीकरण योग्य में मतलब जिसे हम वापस से बना सकते हैं, वापस से ला सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, एयर है, वाटर है, और बहुत सारी चीजें हम रिन्यूड कर सकते हैं, मतलब वापस से ला सकते हैं, वो नवीकरण योग्य होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, टेबल है, हम लोहा है, हमें ये लोहे से वापस से कोई दूसरी चीज बनानी है, दूसरी चीज डालनी है, तो हम उसे वापस बना सकते हैं। अनवीकरण योग्य से हम पेट्रोल डीजल है, जैसे एक बार जो अगर खत्म हुआ था, वापस उसको हमें वापस से जाके भरवाना पड़ेगा। इस तरीके से आपके डायग्राम से आपको ये चीजें क्लियर होती है। अब इसके आगे का पढ़ते हैं अपन थ्योरी, आपको और अच्छे से क्लियर होगा एग्जाम्पल के साथ। संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन पढ़ते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जीवमंडल से होती है, ठीक है। और इनमें जीवन व्याप्त है, ठीक है। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जाते, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, प्राणी जाते, मत्स्य जीवन है, पशुधन है आदि। ये सब क्या होता है? हमारे जैव संसाधन होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। इन संसाधनों की प्राप्ति कैसे होती है? हमारी जीवमंडल से होती है, मतलब और जैसे मनुष्य है, वनस्पति जाते, पेड़ पौधे हैं, मत्स्य जीवन है, पशु है, जानवर हैं, ये सब है इसमें, ठीक है। अजैव संसाधन में क्या आता है? वो सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जिनमें जान नहीं होती। ये सब क्या होते हैं? जीवमंडल वाले, इनमें जान होती है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है हमारा, जो जान होती है उनको हम क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। अजैव संसाधन मतलब होता है जो निर्जीव वस्तुएं होती है, जिनमें जान नहीं होती, जो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में चट्टाने हैं, माउंटेन्स है ना, हील्स हैं, धातुएं हैं, ये सब क्या होते हैं? इनमें जान तो होती नहीं है, तो ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन बोलते हैं, ठीक है।
समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य संसाधन, जो मैंने आपको अभी क्लियर करा, वो अपन और अच्छे से क्लियर करते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीनीकरण या पुण्य उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब वापस उत्पन्न किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे उदाहरण पे एयर है, वाटर है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ठीक है, वो वन्य जीवन है, ठीक है। इन संसाधनों को सतत प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है, जो मैंने आपको 1.2 में अभी डायग्राम से समझाया था। अनवीनीकरण योग्य क्या होता है? इन संसाधनों का विकास जो है वो लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में, मतलब बहुत लंबे समय से हुआ है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। खनिज मतलब अनाज जो होता है ना, और जो ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, इन संसाधनों का उदाहरण है जो अनवीनीकरण योग्य में आता है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इन्हें वापस रिन्यूड होने में कितने हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं वापस। और नवीनीकरण योग्य में क्या होता है? जिन्हें हम वापस रिन्यूड कर सकते हैं। अनवीनीकरण योग्य में क्या होता है? जो खत्म हो जाएगा और उनको आपको लाखों साल लगेंगे वापस बनाने में। जैसे अगर एक बार हमारे इंडिया में से पेट्रोल खत्म हो गया तो उसे वापस लाने में हमें हजारों साल लगेंगे। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु हैं तो वो पुनः चक्रीय हैं, ठीक है, पुनः चक्रीय मतलब जैसे धातु है तो हम उस गोल्ड है, सिल्वर है, तो हमें नहीं पसंद आया तो हम उसकी डिजाइन चेंज करवा के हम उसे दूसरी बनवा सकते हैं। और कुछ संसाधन जैसे ईंधन है, अचक्रीय है, वो एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है। जैसे आप लोग, बहुत सारे किसान आप लोगों के, मतलब जैसे राउटी में तो बहुत सारे किसान जो होंगे जिनकी खुद की भूमि होगी, जो खुद के ऑनर खुद होंगे, ठीक है, जिसके बदले में वो सरकार को, कौन कौन बहुत सारी चीजें होती है जिसके सरकार की जमीन होती है और उनके बदले में वो क्या करते हैं? टैक्स चुकाते हैं, ठीक है। गांव में बहुत लोग होते हैं जो भूमि के खुद स्वामी होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो भूमि के खुद स्वामी नहीं होते, भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों में अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, ठीक है। बाग है, चारगाह है, तालाब है, कुएं हैं, जल है, आदि संस्थानों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। जैसे क्या? तालाब है ना, कुएं हैं, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है व्यक्तिगत संसाधन के। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। आपके परिवार में क्या क्या संसाधन, क्या क्या रिसोर्सेस है, आप इसे खुद एक सूची में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सामुदायिक वाले संसाधन मतलब पब्लिक प्लेसेस जो होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। गांव में शामिल भूमि जैसे चारण भूमि होती है, शमशान भूमि होती है, ठीक है, तालाब होते हैं, ये सब में क्या होता है? नगरीय क्षेत्र के होते हैं, तो ये सार्वजनिक चीजें होती है, इसे सब यूज कर सकते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होती है, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, खेल के मैदान होते हैं, ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, उसे हम सामुदायिक वाले संसाधन बोलते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले और संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है, ठीक है। देश की सरकार को, हमारी सरकार को कानूनी अधिकार है कि जो व्यक्तिगत संसाधन है, जो पब्लिक के संसाधन है, उस पर हमारा पूरा हक है, पूरा अधिकार है, हम उसे कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल है, लाइनें हैं, ये सब क्या होते हैं? खेतों में बनी हुई हैं, ठीक है, स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई। शहरी विकास प्राधिकरणों के सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महानगरीय क्षेत्र भी पाए जाने वाले संसाधन जो है क्या, वो राष्ट्र की संपदा है, मतलब राष्ट्र के अंडर में आती है सब चीजें, ठीक है। क्या क्या आती है? जैसे राजनीतिक सीमाएं, खनिज सारे पदार्थ है, जल के सारे संसाधन है, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज है, समुद्री रिसोर्सेज है, ये सब क्या होते हैं? इनके राष्ट्रीय संसाधन के अंडर में आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। कुछ अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं वो नियंत्रण करती है तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से पूरे खुले महानगरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है। 200 मील दूरी तक के खुले जो महानगरीय संसाधन हमारे हैं उसमें किसी भी दूसरे देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो ये होते हैं इनको हम संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं कर सकते हैं। विकास के स्तर के आधार पर बात करते हैं। संभावी
संस्थान, यह वो संस्थान है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण जैसे तौर पे भारत के पश्चिमी भाग, भारत के वेस्ट साइड पे जो विशेषकर राजस्थान और गुजरात में एयर एनर्जी, विंड एनर्जी, सॉरी सोलर एनर्जी है, इनकी अपार संभावना है, मतलब बहुत है ये, पर इनका ढंग से उपयोग, ढंग से विकास नहीं किया गया है। विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है पर उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट रिसोर्सेज कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, विकसित संसाधन से आप क्या समझे? डेवलपमेंट रिसोर्सेज से जैसे बहुत सारे देश वो खुद में डेवलप्ड हैं, उन्हें किसी दूसरे संसाधन के, किसी दूसरे देश की किसी जरूरत हेल्प की जरूरत नहीं है। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकों के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। भंडार में शामिल है उदाहरण के लिए जैसे जल, दो गैसों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन चुका है। हाइड्रोजन जो है मतलब वाटर है, जो इसका मुख्य स्रोत बन चुका है, ऊर्जा का मतलब एनर्जी का मुख्य स्रोत बन चुका है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। मतलब बहुत अच्छा ज्ञान हमारे पास अभी भी इन सब चीज़ों का प्रयोग करने के लिए अभी भी वो ज्ञान नहीं है जो होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान नहीं है। संचित कोश, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, मतलब बहुत लिमिटेड पैमाने पर ही हो रहा है। ठीक है, संसाधनों का विकास, संसाधनों जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में यापन करने के लिए अति आवश्यक रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी नीड्स को पूरे करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अगर मैं आपको इंग्लिश में एक डेफिनेशन सुनाऊँ तो इसकी डेफिनेशन रिसोर्सेज की होती है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू नीड अ रिसोर्सेज टू नीड अ, मतलब जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी अपनी नीड्स होती है उनको जो पूरा करते हैं, ठीक है, उसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं। जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई टू बी नीड, और दिस इज कॉल्ड अ रिसोर्सेज। संसाधन जिस प्रकार, जैसे हमारे मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है सारे रिसोर्सेस हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, ये हमारे लिए प्रकृति की, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन जो है वो हमारी प्रकृति की, हमारे नेचर की देन है। परिणाम स्वरूप मानव इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है, मतलब हम लोग इसका अंधाधुंध उपयोग करते हैं जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो रही है। क्या समस्याएं पैदा हो रही है इससे? कुछ व्यक्तियों की लालच व संसाधनों का हाथ से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं बेफालतू में, ठीक है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आए हैं जिनसे समाज के दो हिस्सों जैसे दो हिस्सों में संसाधन रिसोर्सेज को बांटा गया, गरीबी और अमीरी में बांटने लग गए हैं लोग, इसका गलत उपयोग भी किया जा रहा है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण भी हो जाता है, भूमि प्रदूषण भी हो जाता है इन सारी चीज़ों से, जिससे हम रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल है, डीजल है, हमको पता है कि एक दिन बहुत खत्म हो जाएगा, फिर भी हम बहुत उड़ाते हैं बेफालतू में, जिससे हमारे बहुत सारे प्रदूषण फैलते हैं, ठीक है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है, ठीक है। मतलब सब चीज को गुणवत्ता और शांति बनाए रखने के लिए इसका बंटवारा क्या हो चुका है? आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए इस तरह का जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें संसाधनों का उपयोग भी जो है वो लिमिटेड ही करना चाहिए, अति आवश्यक हमें नहीं कुछ बिगाड़ना चाहिए। जो हमें बहुत अति आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें सारे रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसीलिए भारत जैसे देश में यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे देश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह से संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे देश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धताओं के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, मतलब बहुत सारे देश जो बाहर के, अमेरिका है, लंदन, ये डेवलपमेंट सिटीज हैं, इन्हें किसी दूसरे संसाधन की, दूसरे देश में से रिसोर्सेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आत्मनिर्भर है, ठीक है। डेवलपमेंट्स कंट्री है
और कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे उदाहरण में झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पर खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया गया है, ठीक है, परंतु मूल विकास की कमी है, ठीक है। राजस्थान में पवन और ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत है, लेकिन जल संसाधन की कमी है, ठीक है। लद्दाख की शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत असंरचना तथा महत्वपूर्ण खनिजों की, अनाज की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेश और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, ठीक है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कुछ चीजें हैं पर कुछ चीजों की बहुत कमी है, ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिनमें निम्नलिखित देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य को मानचित्र संसाधनों में मापन करना है, ठीक है। तो मैंने आपको जिस तरीके से अभी झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सब के एग्जाम्पल है, जैसे कहीं पर कोयला बहुत है पर मूल विकास की कमी है, कहीं पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत है पर वहाँ पर जल संसाधन की कमी है। कुछ देश इतने डेवलपमेंट है, आत्मनिर्भर है, जिन्होंने किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें बताया गया है। ये आपका हाफ ऑफ चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और अपन संसाधनों का संरक्षण से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपका हाफ चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट है और हाफ चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जब तक के लिए आप इसे अच्छे से समझिए। कोई भी डाउटफुल सेशन होता है और कुछ भी डाउट आता है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी आपको यहाँ पर बुलाया जाता है, जब आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आपको इसके नोट्स, PDF जो भी है अवेलेबल हो जाएगी। जब जो डेट है, जब जो आपका जिस तरीके से सिलेबस बनाया गया है टाइम पीरियड शेड्यूल के हिसाब से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू क्लास।